वेलकम बैक नाज़रीन। लालचंद साहब, अब आपके जो 41 मेंबरान हैं उनको तो कह दिया गया कि ये तहरीक इंसाफ के ही मेंबरान हैं। कुछ इस तरह की बातें थी कि उनमें से कहा जा रहा था कि उनमें से शायद 2-4 की ज़रूरत होगी आईनी तरमीम के लिए, और हो सकता है जैसे कि आपके ही लोगों ने उसको कंफर्म किया था कि आपके 4-5 लोगों के साथ कुछ राब्ते में है हुकूमत की जानिब से। तो सर, जिन लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं उन्होंने कुछ बताया, उनको क्या ऑफर्स करवाई जा रही हैं, वो एग्री हैं, डिसएग्री हैं, या आप सारे इस बात पे कमिटेड हैं कि हम में से 41 में से या बाकी लोगों में से कोई भी इस आईनी तरमीम में आपके बानी पीटीआई को छोड़ के हुकूमत का साथ नहीं देगा? लालचंद साहब, पता देखिए, दो बातें थी। या जो ये 80 मेंबर्स है या तो पीटीआई के हैं या एसआईसी के हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद के हैं, वो एक किसी न किसी पार्टी में शामिल है। ये तो हुकूमत की जो एक ताकत के बुनियाद पे और जबर के बुनियाद पर जो चीजें होती हैं, ये उस तरह की जा रही हैं। आपने देखा कि हमारे एक एमएनए जो है रिपोर्ट को आके उनकी फैमिली को अगवा कर दिया गया, उनकी वाइफ को, उनकी बेटी को, और फिर वो खुद जाके पेश हुए तो उनको छोड़ा गया। इस तरह हमारे 5 से 7 जो एमएनएस जो है उनको अगवा कर लिया गया और हमसे राब्ते में नहीं थे। हमारे एमएनएस को ये ऑफर दी गई कोई 20 करोड़ रुपए की, किसी को किसी हद तक। सर, किन एमएनएस को ऑफर दी गई, कुछ बता सकते हैं? सर, ये चीजें जो है कुछ पार्टी के इंटरनल मामला होते हैं, जिन्होंने डिनाई भी किया, उनको ऑफर्स ये नहीं होती है कि कोई इश्तिहार आता है। आप इतना बता सकते हैं कि कितने मेंबरान को ऑफर की गई? 4, 5, 6 कितने मेंबरान को ऑफर की? देखिए, 41 में जो 41 में उनको वो तो चाह रहे हैं कि सबके सब, क्योंकि इनके पास हराम का पैसा है, इनके पास करप्शन चोरी का पैसा है, ये तो कितनी पैसे लगे, अगर कोई बिकाऊ माल है तो उनको खरीद लेंगे। लेकिन अल्लाह का करम है कि एक भी पाकिस्तान तहरीक का मेंबर बिका नहीं, लेकिन उनको अगवा जरूर किया गया। अब उस बुनियाद पे खुद मान रहे थे। पहला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं लालचंद साहब, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 41 जो आपके मेंबरान हैं उन सबको ही इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से उनके साथ मिल जाए, सभी को ऑफर करवाई। इन्होंने हर अपोजिशन के मेंबर को, जो 39 डिक्लेयर हो चुके हैं पीटीआई के, उनके अलावा हर अपोजिशन के मेंबर को मुख्तलिफ तरीकों से कांटेक्ट करके इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की और उनको अपने फोल्ड में लेने की कोशिश की। जो मौलाना साहब का क्या स्टेटस है आईनी तरमीम पे? आप लोगों के साथ क्या बात हुई? अभी आप लोगों की रात को शायद कोई मीटिंग की, फिर मना कर दिया गया। फायदा एक मिनट, ये जो आईनी तरमीम बुनियादी तौर पर है क्या? जबकि हुकूमत खुद, राना सनाउल्लाह आपके लॉ मिनिस्टर, ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब उनके पास मेजॉरिटी कहां से आ गई कि वो तरामीम ला रहे हैं? यकीनी तौर पे उन्होंने किसी और पार्टी के मेंबरान को ल्योर किया है, तोड़ा है, जबरदस्ती तोड़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग की है। तो सर मैं आपको बता देती हूँ कौमी असम्बली की जो नंबर गेम है उसके मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के पास 214 अरकान हैं और जेयूआई के 8 अरकान हैं, आज़ाद 8 अरकान हैं, कानून साजी के लिए उनको 224 दरकार है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है इन लोगों को आपस में मिलाया जाएगा। सेनेट की भी मैं आपको बता देती हूँ आसानी के लिए, ताकि आगे डिस्कशन हो सके। हुकूमती इत्तेहाद के पास 56 अरकान है, अपोजिशन के पास 21 हैं, जेयूआईफे 5 सेनेटर्स हैं उसके पास, और एएनपी 3 अरकान है। एएनपी ऑलमोस्ट चूँकि एशिया में भी थी, तो ये गुफ्तो शनीद में ये बातें हैं, इतलात में भी हैं कि हो सकता है कि सेनेट में उनको वोट दे दे इस आईनी तरमीम के लिए। लेकिन जेयूआईफे का अभी इस हक में भी है, इस हक में नहीं भी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो मान रहे हैं, कुछ वो नहीं मान रहे। इसलिए मैंने पूछा आपका स्टेटस क्या है जेयूआईफे के साथ? फायजा, बात ये है कि हुकूमत मान चुकी है, उनके पास नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना लालचंद साहब वो मेजॉरिटी बनाने तो की। बात आप एक सेकंड मुझे दे देंगे ना, तो मैं क्लियर कर पाऊंगा ना पोजीशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद मैं समझता हूं अब इनके पास कोई डिफेक्शन नहीं है, तो भले कोई भी सब पार्टीज मिल जाए ये आपस में, तो इनके पास अक्सरियत नहीं है। जहां तक मौलाना साहब की बात है, तो देखिए मौलाना साहब गुज़िश्ता 4 या 6 माह से एक मुसलसल वो बात कर रहे हैं और उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे आके ये स्टेटमेंट दी है कि वो किसी भी आईनी पोस्ट की जो है वो एक्सटेंशन उसके खिलाफ है,
तो रात भी वजीर आज़म उनके पास गए हैं। जो रिपोर्ट हुआ है वो यही हुआ है कि मौलाना साहब का है कि कोई ऐसा प्रपोजल आता है जो काबिल कबूल है तो वो तो देखिए, वो तो हम भी कहते हैं, तो अगर अदलिया में बेहतर कुछ आप करना चाहते हैं तो हमसे डिस्कस करें। दुनिया में भी एतमाद में लालचंद साहब एक कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर करते हैं। आईनी तरमीम होती है, अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाता है, सारे कंसेंसस से आईनी तरमीम लेके आते हैं। आप लोगों को एतमाद में नहीं लिया गया, इसकी क्या क्या पॉइंट्स लेके आए जा रहे हैं, क्या क्या शिकें रखी जा रही हैं, किन किन में तरमीम की जा रही है? आप लोगों को बिल्कुल भी इस बात पे एतमाद में नहीं लिया गया, डिस्कशन नहीं हुई आप लोगों के साथ? फायजा, दुनिया में जहाँ पे आम लेजिस्लेशन भी होती है तो वो पब्लिक डिस्कोर्स में लाई जाती है, मीडिया में लाई जाती है, आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, हर मुल्क की आवाम को उसका पता होता है क्या है, उस पर वो रिएक्शन देते हैं, उस पे उसके बाद जो है वो असेंबलीज में आता है, फिर डिटेल डिबेट होती है पार्लियामेंट्री कमेटीज में, उसके बाद हाउस में पेश होता है। यहाँ पे तो जुल्म ये है कि आज का जो उन्होंने एजेंडा जारी किया है उसमें भी आईनी तरामीम का जिक्र नहीं है। उनके अपने वज़रा है, उनको भी वो आईनी तरामीम दिखाई नहीं है। इजलास की कॉल कल संडे को भी है सर। देखिए, मैं कह रहा हूं एक नॉर्मल जो लॉ होता है ना, जो उसके लिए भी ये सारी चीजें करनी पड़ती है। और ये भी जरूरी है कि अगर गवर्नमेंट ले आती है कोई लॉ या कोई आईनी तरमीम तो वो कैबिनेट की तरफ से आती है, और पहले लॉ मिनिस्ट्री कैबिनेट को भेजती है, कैबिनेट उसको पास करती है, उसके बाद हाउस से पेश होती है। अगर प्राइवेट लॉ होता है तो वो एतमाद में नहीं लिया गया ना, पहले आती है। लालचंद साहब आप यही कह रहे हैं कि आप लोगों के नॉलेज में नहीं है। उनके वज़रा को नहीं ले गया, उनका खुद के जो वज़रा है, तो इशारे पे आज वज़ीर आज़म साहब ने एतमाद में ले लेना उनको। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा कि भाई हमें आप ड्राफ्ट दिखाए तो सही, तो उसके ऊपर बात हो। जब आप ड्राफ्ट ही नहीं दिखा रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं? तो ये जो पूरी कोशिश है इनकी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको सुप्रीम कोर्ट नून बनाया जाए, जैसे मुस्लिम लीग नून बनी हुई है, तो ये उसी के सारे ये इशारे हैं। ठीक है, मैं ज़रा शहजाद साहब से जानूँ। शहजाद साहब, अभी मौलाना साहब का जो स्टेटस है उसके मुताबिक जो हमने उनकी तकारीर सुनी या जो उनको रिप्रेजेंट करते हुए मीडिया में बैठ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपनी स्टेटमेंट बता रहे हैं, अपनी पार्टी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं, उसके मुताबिक उनको इस चीज़ पे एतराज़ नहीं है कि पैनल ऑफ जजेस हो और उसमें से एक चीफ जस्टिस को सिलेक्ट कर लिया जाए, जैसे आर्मी चीफ की दफ़ा होता है कि मोस्ट 3 सीनियर्स होते हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन इस बात में मौलाना साहब बज़िद हैं, अभी तक की जो इतलात हैं, और इस बात में मौलाना साहब जो आज भी मुलाकात हुई उनसे, इस बात पे वो सख्ती से बज़िद हैं कि वो इनकी जो एक कहा जा रहा है कि उम्र की जो उसमें तोसी कर दी जाएगी, मतलब 65 से 68 कर दी जाएगी जजेस की तादाद, वो माज़रत के साथ उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा, या फिर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाएगी। तो इस बात पे भी वो मोतरिज़ हैं, वो इस बात पे क्लियर हैं कि भाई 60 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि मौलाना साहब कोई इस शर्त के ऊपर अपनी कोई बात भी मनवा सकते हैं? हो सकता है इसको हज़फ भी कर दिया जाए यानी तरमीम से? जी, मौलाना साहब ने यही फरमाया है जो आपने कहा कि वो जो रिटायरमेंट की उम्र है, रिटायरमेंट की उम्र, उसमें एक्सटेंशन जो है वो नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने ये इंदिया दिया है कि इसके अलावा जो सिलेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस है वो सीनियर तरीन की बजाय पैनल ऑफ जजेस से अगर हो जाए तो उसमें शायद कोई मुज़ायका नहीं है उनके ख्याल में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तरमीम जो है ये भी अदलिया की आज़ादी को जो है वो कंप्रोमाइज़ करेगी। जब मतलब मैं बता देता हूँ, जब 5 ऊपर वाले जजेस को ये पता होगा कि हम में से किसी एक ने जो है वो मुंतखब होना है, सिलेक्शन होनी है, तो उनमें से जो है कुछ ना कुछ जो जजेस हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, वो अपनी ताबेदारी का यकीन दिलाना शुरू कर देते हैं जिनको दिलाना होता है। और अगर ये पहले से तय हो कि सीनियर तरीन जज ने ही बनना है तो फिर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। नहीं तो फिर जो सीनियर तरीन जज हैं वो तैनात होने से पहले असेंबलियों के सेशन भी तो अटेंड कर लेते हैं ना? वो देखें ना, ये देखें, निज़ाम जो है उसको सीधा करना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जो बंदा सीनियर तरीन जज बन गया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या उसमें कॉम्पिटेंसी नहीं थी? क्या उसमें कोई ऑनेस्टी नहीं थी? क्या उसमें कोई इंटेलेक्चुअल सफिशिएंसी नहीं थी? अगर नहीं थी तो वो सीनियर तरीन कैसे बन गया है? ठीक, कहीं से होके ही आ रहा है ना प्रोसेस से। और अगर वो किसी प्रोसेस से गुजर के आके सीनियर तरीन बन गया है तो लेट हिम अलाउ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम इसमें तरमीम करना बैठ जाएं। मेरा ख्याल है ये सिस्टम को बिगाड़ने की तरफ
एक कदम होगा और अदलिया की जो लाइबिलिटी है कदम होगा, या सिंपल वर्ड्स में कह लें कि जस्टिस मंसूर अली शाह से बचने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं वो नहीं कहता, बहरहाल किसी को वो अपने फैसलों को लेके बड़े इंडिपेंडेंट है, वो प्रेशर लेते नहीं नॉर्मली, जो अभी तक हमने उनकी हिस्ट्री देखी है। सीनियर तरीन जो भी हो, जस्टिस मंसूर हो, कोई और हो, तो जो कोई भी है इसको वंस फॉर ऑल जैसे फिक्स किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है उसके मुताबिक ही जाना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पार्लियामेंटेरियन से कि तरामीम करनी है तो कोई पब्लिक सेंटर्ड तरामीम करें जिसका आवाम को फ़ायदा हो। ठीक है, अवामी आप पार्लियामेंट हैं, तो ये देखें 77 सालों में कितनी ऐसी तरामीम हुई हैं, नंबर्स गिन लें जिसका जनरल पब्लिक को फायदा हुआ। जनरल पब्लिक को फायदा, इनको अपने मसाइल होते हैं तो बैठ जाते हैं। शहजाद साहब, तो जनरल पब्लिक को फायदा होगा ना। ब्रिगेडियर साहब से जान लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास कुछ इतलात हैं कि ये चीज़ें आईनी तरमीम में होंगी, इससे इस चीज़ को तरमीम की जाएगी, उसमें वो ये भी कहा जा रहा है कि अदलिया का बोझ कम करने के लिए एक नई अदालत, यानी कि जिसको आईनी अदालत का नाम भी दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, नई अदालतों के क़याम की भी बातचीत हो रही है। सर, नई अदालतों के क़याम की बातचीत हो रही है, अच्छी बात है, अदलिया का बोझ कम कर दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ये क्यों नहीं सोचती कि अगर वो अपना बोझ अदलिया पे ना डाले तो हो सकता है अदलिया सियासी फैसले करने की बजाय अवामी फैसले करे। वो सियासी केसेस भी चल रहे हैं कि ऑनेस्टली लगता है कि जिस तरह जो अवाम के जो पब्लिक लेजिस्लेशन वाले जो लिटिगेशन है उसकी तो कोई अहमियत ही कोई नहीं है। आप पहले हम सुनते थे कि 50,000 प्लस केसेस हैं पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट में। अब चंद दिन पहले मैं अखबार में फिगर पढ़ा था, इट इज 60,000 प्लस। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जी उसमें शायद एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, जो आज से चंद साल पहले भी ये बात चली थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए सिर्फ आईनी मामलात में, और दूसरा एक और कोर्ट है जो कि डेली मामलात जो उनको हैंडल करे केसेस को। लेकिन बात देखिए फिर वही आती है कि ये सारा कुछ स्पेकुलेशन पे चल रहा है, हेरसे पे चल रहा है। भाई ये तमाम चीजें पब्लिक में आनी चाहिए, मीडिया में डिबेट हो, पब्लिक में डिबेट हो, और जुडिशरी खुद उसको इवेल्युएट करे कि जनाब इसके ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, इससे ये नुकसान नहीं हो जाएगा पाकिस्तान की जो हमारा आइन कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें कौन सी चीजें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है उससे मुतसादम है। ठीक है ना जी, ये तमाम चीजें आनी चाहिए। यहाँ तो पिछले 2.5-3 साल से ऐसा माहौल बन गया है, शुक्र आप थोड़ा बेहतरी उसमें आई है कि फैसले पहले तो होता था फैसले रात 11 और 12 बजे आया करते थे, चाहे लाहौर हाई कोर्ट के हों या किसी और अदलिया के फैसले हों। वो शुक्र अब हम डे टाइम के ऊपर वापस आ गए हैं। अभी एक और मैं आपको बात बताऊं, आप देखें ये कितनी ज्यादती है कि हमारे ऑनरेबल जो सेनेट है उसमें अभी भी सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। सेनेट इज इनकम्प्लीट। तो मुझे एक आईनी अदारा है, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है, वो इनकम्प्लीट चल रहा है। भाई किसी को लोगों को सोचना चाहिए कि वो मामला जो हैं वो भी सब लिंक्ड हैं। और ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहे हैं, इसका मसला हल होगा तो सेनेट भी पूरा हो जाएगा। नहीं होना चाहिए ना जी, बिल्कुल लोगों को सोचना चाहिए, हमारी पार्लियामेंट को, हमारी हुकूमत को, हमारे सियासी लीडरशिप को कि हाउ कैन यू लीव अ सेनेट लाइक दिस इन दिस कंडीशन। और दूसरी बात, ये प्रपोज अमेंडमेंट जो है फजलुर रहमान साहब वो कह रहे हैं कि जनाब मिसाल के तौर पे अपना जजेस की सिलेक्शन या चीफ जस्टिस की सिलेक्शन वो हो, एक पार्लियामेंट्री कमेटी हो और एक जुडिशियल कमेटी हो। तो देखिए बड़ी इस किस्म के इफ्स एंड बट्स चल रहे हैं, कोई चीज साउंड नहीं है, किसी को नहीं पता व्हाट इज देयर। मैं फिर दोहराऊंगा, 18वीं तरमीम हुई थी, गिव क्रेडिट टू द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ दैट टाइम। 1 साल अमेंडमेंट डिबेट हुई थी उस कमेटी में, ठीक है जी। और वैसे ऑन अ लेटर नोट उनमें से 8-10 लोगों को जो पीपल्स पार्टी के थे उनको निशान इम्तियाज भी दिया गया था। अच्छा, निशान इम्तियाज, ये शायद कौम भूल गई है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो मामलात हैं सर, हलाल इम्तियाज के लिए अब की दफा भी जो नाम सिलेक्ट हुए हैं वो तो घड़ी खरीदने की वजह से बड़े सारे नाम थे जो सामने आ गए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक अहम पॉइंट है जो मैं आपसे जानना चाह रही हूं। एक अब आपने मुझे ट्रिगर किया, मैं कहता हूं पाकिस्तान की तारीख में हमारा बड़ा फेथ था ये जो आला सिविल अवार्ड दिए जाते हैं 14 अगस्त को, 23 मार्च को। लेकिन जिस तरह आपने अभी इशारा किया, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सिविल अवार्ड की बेतौकीरी हो रही है, बेतौकीरी हो रही है। मैं आपको क्या एग्जांपल दूं कि BISP की जो पहली चेयरमैन थी
मैं नाम नहीं लेता हूं, चले पीपल्स पार्टी के दौर में जब ये BISP बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ था, जनाब वो मुल्क से चली गई 2013 में, उनको हलाले इम्तियाज दिया गया इफ आई रिमेंबर करेक्टली, और ह्यूज मेगा स्कैम का केस था नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB में। क्या बना उस केस का, किधर वो गायब होगी, क्या हुआ? तो यहाँ पे तो इस तरह की बेतौकीरी होती है जो हमारे सिविल अवार्ड हलाले इम्तियाज के लिए फारूक साहब को भी नॉमिनेट किया गया है, जिन्होंने तोशा खाना की वो जो मशहूर जमाना घड़ी थी वो खरीदी थी, तो ये शायद उनकी कोई सर्विसेज है। जब इस तरह के कंसिडरेशन आ जाए सिविल अवार्ड में, तो फिर लोगों का फेथ सिविल अवार्ड की जो ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपसे, एक आखिरी सवाल। इस वक्त अगर ओवरऑल जजेस का जो कह रहे हैं लोड देखा जाए अगर कोर्ट्स के ऊपर, तो 83% जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लोड है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है सर, लेकिन हमारे गवर्नमेंट का ज़्यादातर जोर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बजाय सुप्रीम कोर्ट पे है, या हाई कोर्ट्स का को भी बीच में शामिल कर लिया गया है। सर क्यों ये लोड जुडिशरी की तरफ, ये सेशन कोर्ट्स की तरफ जहाँ पे 83% जो है वो पेंडिंग है, पेंडेंसी है केसेस की, वहाँ क्यों नहीं ये सारे अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि ये सारी जिम्मेदारी लोअर जुडिशरी जो है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो मोहतरम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के, ये उनके डोमेन में आता है, और ठीक है फिर ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट का डोमेन है ये सारा मामला जुडिशरी के देखना, अपर लोअर जुडिशरी। लेकिन आपकी बात सही है, जो लोअर जुडिशरी में जिस तरह टेंडेंसी है केसेस की, जिस तरह वहां पे केसेस डिले होते हैं, ड्रैग होते हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के अवाम लिटरली खवार होते हैं वहां पे जाके, आप देखिए उनकी जो वीडियोस आती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, लिटरली रोते हैं, और कितने बल्कि अभी तो 1-2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में हुए कि उनके गालिबन कितने साल गुजर गए थे शायद डेथ के बाद, तो फिर उनको बाइज्जत तौर पर बरी किया गया, समथिंग लाइक दैट, कोई मर्डर केस था या जो भी ऐसा था, और भी 1-2 ऐसे केसेस। तो देखें ये आला अदलिया को हमें सोचना पड़ेगा, उनकी भी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियन की जिम्मेदारी नहीं है कि रिफॉर्म लेके आए जुडिशरी में, ये आला अदलिया की भी जिम्मेदारी है, की भी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंटेरियंस की भी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। लालचंद साहब, शहजाद साहब, आपसे रिक्वेस्ट मेरे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।